subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the antidiarrheal drugs and the basic pharmacology of the oral rehydration therapy. तो आज के इस वीडियो पे हम एंटीडायरियल ड्रग्स के बारे में बात करने वाले हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे डिटेल में ओरल रिहाइड्रेशन या रिहाइड्रेशन थेरेपी के बारे में जो हम फ्रिक्वेंटली डायरिया में यूज़ करते हैं, खासकर एक्यूट कंडीशन में। बात करें इस टॉपिक की तो टॉपिक आपके बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर फार्माकोलॉजी 3 यूनिट नंबर 2 का पार्ट है और इस टॉपिक से फ्रिक्वेंटली शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं या आपके जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपके जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें इस टॉपिक से क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली देखने को मिलते हैं। बहुत छोटे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री फॉर द बी फार्म 6 सेमेस्टर यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। एंड इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपने नोट्स मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcept.in पे अपलोड करता हूँ, वहाँ विजिट कीजिए, वहाँ से आप नोट्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो एंटीडायरियल ड्रग्स मीन्स द ड्रग विच रिड्यूस द डायरिया। ऐसे ड्रग जिनका यूज़ हम डायरिया को कम करने के लिए करते हैं उन्हें हम एंटीडायरियल ड्रग्स बोल सकते हैं। ठीक है, जो बेसिकली आपके अगर हम फ्रिक्वेंटली 3 से अधिक बार अगर हम लूज मोशन करें उसको हम डायरिया बोल सकते हैं, तो उस कंडीशन को ये ठीक करते हैं। तो बहुत सारे ड्रग्स इसमें यूज़ होते हैं, कुछ एंटीडायरियल ड्रग्स ही हैं और कुछ उनके ट्रीटमेंट प्लान हैं, थेरेपी हैं। जैसे कि बात करें रिहाइड्रेशन थेरेपी, जो रिहाइड्रेशन थेरेपी है या ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है वो एक्चुअली में एंटीडायरियल ड्रग नहीं है। वो जो डायरिया से में होने वाले जो वाटर लॉस है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस है, उसको कंपनसेट करता है, उसको रिस्टोर करता है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होता है डिहाइड्रेशन को कम करने के लिए। क्योंकि मैक्सिमम जो डायरिया हैं वो एक्यूट होते हैं, क्रोनिक नहीं होते हैं, क्रोनिक इलनेस नहीं होते हैं, सीवियर नहीं होते हैं, वो एक्यूटली होते हैं। नॉर्मली फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से जो है आपकी जीआई मोटिलिटी का जो मोटिलिटी है वो फास्ट हो जाता है, उसकी वजह से डायरिया हो सकता है, तो उसको ये रिस्टोर करता है। ठीक है, लेकिन क्रोनिक वे पे हम बहुत सारे ड्रग का यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत सारे जो पैथोजेंस हैं या आपके डिसीज़ हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ हैं या लॉन्ग टर्म एंटीमाइक्रोबियल थेरेपीज़ हैं, उनकी वजह से अगर लॉन्ग समय तक हमको डायरिया प्रोड्यूस हो तो वो डेंजरस हो सकता है। उसमें हम रिहाइड्रेशन थेरेपी के अलावा भी कुछ ड्रग हम ऐड करते हैं ताकि जो कास्केटिव एजेंट्स हैं, पैथोजेंस हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकें। ठीक है, उनमें से हम देखते हैं ड्रग 1 बाय 1। जो सारे ड्रग के जो क्लासिफिकेशंस हैं आपको केडी त्रिपाठी में मिल जाएंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे, अलग से हम उसको लिखा नहीं है, तो आप चाहे तो स्क्रीन पे इमेज देख सकते हैं आपके ड्रग क्लासिफिकेशंस का। उसमें पहला है आपका एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, मीन्स ऐसे ड्रग जिनका यूज़ हम जो आपके पैथोजेंस हैं, जैसे कि बात करें स्टीरिया कोलाई की हो, कोलेस्ट्रीडियम की हो, साल्मोनेला की हो, तो इन जो बैक्टीरियाज हैं जो कि आपको डायरिया कॉज कर सकता है उनको ठीक करने के लिए हम इन ड्रग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बात करें नॉरफ्लॉक्सासिन हो, ओफ्लॉक्सासिन हो, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो, रिफाक्सिमीन हो, कोट्रिमोक्साजोल हो, टेट्रासाइक्लिन हो, इरिथ्रोमाइसिन हो या मेट्रोनिडाजोल हो, तो ये फ्रिक्वेंटली हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो मेन ड्रग है वो है आपका नॉरफ्लॉक्स या ओफ्लॉक्स प्लस मेट्रोनिडाजोल या एल्बेंडाजोल, इनका हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो है आपके प्रोबायोटिक्स हैं। प्रोबायोटिक्स मतलब आपके ऐसे जो ये एक तरीके से बैक्टीरियल कल्चर ही हैं, खासकर जो लैक्टोबैसिलस वाले फैमिली के, जो कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि हमारे गट के अंदर में भी बहुत सारे गुड बैक्टीरियाज हैं, माइक्रोबियल, इसको बोलते हैं माइक्रोबियल फ्लोरा, तो वो भी कई बार डिस्ट्रॉय हो जाता है। लॉन्ग समय तक एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे तो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग स्पोर्ट्स देते हैं इन बैक्टीरियाज का। जैसे कि बात करें लैक्टोबैसिलस स्पीसीज के हो या फिर बिफाइडोबैक्टीरियम हो, आपके स्ट्रेप्टोमाइसिस हो, स्ट्रेप्टोकोकस हो या एंटेरोकोकस हो, बेसिलस हो। ठीक है, तो ये सब का भी हम यूज़ कर सकते हैं स्पोर्ट्स पे। ये एक तरीके से नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं जो कि पैथोजन क्रॉस नहीं करते हैं बट हमारे माइक्रोबियल फ्लोरा को मेंटेन रखते हैं। उसके अलावा है नॉन स्पेसिफिक एंटीडायरियल ड्रग्स में हम यूज़ कर सकते हैं एब्जॉर्बेंट का, ताकि जो है आपका जो लूज वाटर है, लूज मोशन, उसको ठीक कर सके, जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करके कंटेन रखे, आपका स्टूल जो है बल्कनेस बढ़ाए, जिसमें आते हैं आपके इसाबगोल और आपके मिथाइल सेल्यूलोज। इसके अलावा आपका एंटी सेक्रेटरी ड्रग, क्योंकि हमारे डायरिया कंडीशन में जो इंटेस्टिनल सिक्रीशंस हैं वो बढ़ जाते हैं, उसको कम करने के लिए हम लोग जो आपका रासेका, डोट्रिल, बिस्मथ सब्सिलिकेट, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स या फिर ऑक्ट्रियोटिड भी हम यूज़ कर सकते हैं आपके एंटी सेक्रेटरी ड्रग का
जो कि आपके डायरिया कंडीशन में यूज़ करते हैं। इसके अलावा एंटी मोटिलिटी ड्रग, जो ऐसे ड्रग जो कि हमारे जीआई की जो मोटिलिटी है उसको कम करता है, उस पर आते हैं कोडिन, लोपेरामाइड और डाइफिनॉक्सिलेट। ठीक है, चलिए इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है आपका ड्रग्स फॉर द इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़। जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ है ऐसे डिसीज़ जिसमें आपके जो जीआईटी का जो पार्ट है उसमें वुंड्स क्रिएट होते हैं। अल्सरेटिव क्लोटिस जैसा है ये, एक तरीके से क्रॉन्स डिसीज़ और अल्सरेटिव क्लोटिस दो पार्ट हैं इसके। तो वो अल्सरेशन कॉज करता है हमारे पूरे जीआई म्यूकोसास पे। तो अल्टीमेटली उन म्यूकोसास का डैमेज होना, उसकी वजह से जो है वाटर का प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हो पाना, उसकी वजह से डायरिया हो सकता है। उसको ठीक करने के लिए हम लोग इस डिसीज़ को ठीक करते हैं विद द हेल्प ऑफ 5-ASA कंपाउंड। जैसे की बात करें सल्फासिलाजीन, मिसलाजीन, बेसलाजीन, ओस्लाजीन। ठीक है, इसके अलावा आपका ग्लूकोटिकॉइड्स हैं, जो स्टेरॉइड्स हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपका प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन। इसके अलावा जो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग हैं जिसमें आते हैं एजाथायोप्रिन, मिथोट्रिक्सेट, साइक्लोस्पोरिन, टीएनएफ अल्फा इनहिबिटर्स और इन्फ्लिक्सीमैब। तो इनका हम ड्रग यूज़ कर सकते हैं। आपके एंटीडायरियल थेरेपी पे ड्रग्स पे दो ही मेन हैं पढ़ने हैं आपको। एक है आपका रिहाइड्रेशन थेरेपी जो आज कवर करने वाले हैं, एक है आपका एंटी माइक्रोबियल, और कुछ जो इंपॉर्टेंट होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करते हैं रिहाइड्रेशन थेरेपी के बारे में। तो रिहाइड्रेशन मतलब जो भी आपका लॉस ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट है उसको कंपनसेट करना, उसको रिस्टोर करना। सो टू प्रिवेंट एंड रिवर्स साल्ट एंड वाटर डिप्लेशन एंड कैन बी डन ओरली और आईवी। ठीक है, जो भी डायरिया के कंडीशंस में आपके वाटर लॉस हुए हैं उसको रिस्टोर करना विद द हेल्प ऑफ रिहाइड्रेशन थेरेपी। और इसे हम जो हैं ओरली भी ले सकते हैं, इनके जो कंपोजिशन है उनको, या फिर हम लोग आईवी भी देते हैं। डिपेंड करता है कंडीशंस क्या हैं। अगर सीवियर कंडीशंस हैं, आपके जो वाटर लॉस हैं आपके 10% से अधिक हो गया है पूरे बॉडी वेट का, तो हम आईवी यूज़ कर सकते हैं। अगर मिल्ड है, मिल्ड टू मॉडरेट कंडीशन पे है, 5 to 7% तक अगर लॉस हुआ है तो उसमें हम जो ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन है उसको लेकर भी हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आते हैं इंट्रावेनस ड्रग की ओर। तो इट इज़ नीडेड ओनली व्हेन द फ्लूइड लॉस इज मोर देन 10% ऑफ बॉडी वेट एंड इट इज़ नॉट करेक्टेड, इट विल बी लीड टू शॉक एंड डेथ। अगर आईवी के थ्रू भी ठीक नहीं हो पा रहा है, ब्लड लॉस या फिर वाटर लॉस बढ़ते जाता है, तब आपको जो है हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। ठीक है, आप कोमा में जा सकते हैं, आपका ब्रेन काम करना बंद कर देगा और आपको डेथ भी हो सकता है अगर सीवियर कंडीशन हुआ तो। ठीक, इसके अलावा इफ पेशेंट इज लॉसिंग मोर देन 10 ml पर kg पर हावर और इज अनेबल टू टेक इनफ फ्लूइड ओरली। अगर कोई पेशेंट रेगुलरली आपका 10 ml पर kg पर हावर के रेट से लॉस कर रहा है वाटर को, उसको भी हम प्रेफरली यूज़ कर सकते हैं आईवी। या ऐसे पेशेंट जो कि ओरल रूट से इंटेक नहीं कर पा रहा है, हाईली वोमिटिंग हो रहा है, ठीक है, बहुत ही वीकनेस है, तो ऐसे पेशेंट जो है ओरल नहीं ले पाते हैं, तो उनके केस में हम कुछ दिनों के लिए इनिशियली आईवी थेरेपी यूज़ करते हैं, बाद में फिर हम लोग ओरल में शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो रिकमेंडेड कंपोजिशन है फॉर द आईवी रूट, जिसे हम ढाका फ्रूट भी बोलते हैं, ये भी आता है एग्जाम में। ठीक है, हम आईवी थ्रू देते हैं, जिसमें NaCl, KCl और सोडियम कार्बोनेट ये मेनली आपके ड्रग हैं। NaCl में बेसिकली आपका हम देते हैं 85 मिलीमोलर, जो 5 ग्राम हम यूज़ कर सकते हैं। KCl हम यूज़ करते हैं आपका 1 ग्राम 13 मिलीमोलर, और NaHCO3 में सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट हम यूज़ करते हैं 48 मिलीमोलर, जो होता है 4 ग्राम का। ये जो कंपोजिशन है, इन अमाउंट को हम 1 लीटर वाटर में या फिर 5% ग्लूकोज के साथ में, जो कि 1 लीटर में होगा, मतलब 5 ग्राम इंटू 100 ml, तो 50 ग्राम इंटू 1000 ml। ठीक है, में हम इनको ऐड करते हैं, मतलब NaCl, KCl, NaHCO3, इसमें 5 ग्राम, 1 ग्राम और 4 ग्राम प्लस 50 ग्राम ग्लूकोज, और 1 लीटर वाटर में हम डिसॉल्व करके उसको आईवी रूट से इन्फ्यूजन के थ्रू लॉन्ग टर्म तक देते हैं। ठीक है, अब इसका जो नेट कंसंट्रेशन होगा वो होगा आपका, सोडियम का होगा 133, पोटेशियम का होगा 13, क्लोराइड का होगा 98 और कार्बोनेट का होगा 48। तो ये बेसिक इनके कंटेंट हैं, कंसंट्रेशन है। ठीक है, इसके अलावा हम अल्टरनेट पे रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपका जो मेजर कंटेंट है वो अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर होता है। सोडियम का होता है 130 मिलीमोलर, क्लोराइड का होता है 109 मिलीमोलर, पोटेशियम का होता है 4 मिलीमोलर, और आपका जो लैक्टेट है उसका होता है 28 मिलीमोलर। तो ये बेसिक कंपोजिशंस हैं। इन कंपोजिशंस से क्वेश्चंस आपके फ्रिक्वेंटली आते हैं, याद रखिए।
क्या इसके बेसिक कंपोजिशन से आप शॉर्ट नोट्स में लिखिए या फिर आपके जीपीटी वगैरह में ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, जिसे हम ORT या फिर ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन जिसको बोलते हैं ORS। ठीक है, तो ORS जो है फ्रिक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं आपके, चाहे आपके चिल्ड्रंस हों चाहे आपके एडल्ट्स हों, हम प्राइमरली इसको यूज़ करते ही हैं। अगर आपको क्रोनिक वे पे या आपके शॉर्ट टर्म पे भी एक्यूट कंडीशन में भी अगर आपके जो वोमिटिंग्स हैं, डायरिया हैं कंटिन्यूसली हो रहा है, तो उस फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट की लॉस को कंपनसेट करने के लिए जो मोस्ट प्रिफरेबल ड्रग है वो है ORS। ठीक, अब इसमें जो है हम लोग मिल्ड कंडीशन में या मॉडरेट कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। मिल्ड की बात करें तो अगर आपके बॉडी वेट से 5 to 7% लॉस हो रहा है या फिर मॉडरेट कंडीशन में 7.5 to 10% लॉस हो रहा है, तब हम इनका यूज़ कर सकते हैं। और इस ORS में हम ग्लूकोज भी ऐड करते हैं। ठीक है, साल्ट प्लस ग्लूकोज से क्या होगा, सोडियम ग्लूकोज का एक कॉन्जुगेशन बनेगा, एक तरीके से इंट्रैक्शन होगा और उसके थ्रू जो है सोडियम ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन जो है बढ़ जाता है। ये हमने देखा था हमारे जो इंटेस्टाइन्स का म्यूकोसल सेल्स हैं, इसमें आपके लिवर सेल्स वगैरह हैं या फिर आपके जो उनमें क्या होते हैं, आपके सोडियम पोटेशियम एडपेस पंप होते हैं, क्लोराइड चैनल्स होते हैं, उसके अलावा सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर होते हैं। तो डायरेक्ट कंडीशन में सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर उतना इंटरफेयर नहीं होता, उनका जो फंक्शनिंग है वो उतना डिस्टर्ब नहीं होता। तो उस कंडीशन में हम सोडियम के साथ ग्लूकोज को इंटेक्ट करके देंगे तो वो उस पाथवे के थ्रू इजीली वो इंटर करेगा हमारे ब्लड में, ताकि जो लॉस का जो डिप्लीशन है वो कंपनसेट हो सके। ठीक है, अब बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं इनके, क्या कंपोजिशन में क्या बेसिक इनके होना चाहिए, क्या ज़रूरी है इन कंपोजिशन में। तो इट शुड बी आइसोटोनिक और समवॉट हाइपोटोनिक, या तो ये आपके हाइपोटोनिक होगा या फिर आइसोटोनिक होगा इन रिस्पेक्ट टू द प्लाज्मा। ठीक है, सो टोटल ऑस्मोलरिटी ऑफ द कंपोजिशन इज मे बी 200 to 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ये इनकी कंपोजिशन में होना चाहिए। ठीक है, प्लाज्मा का अप्रोक्सीमेटली होता है 290 मिली ऑस्मोल पर लीटर, तो ये आपके प्लाज्मा का होता है अप्रोक्सीमेटली, तो इसके अप्रोक्स होना चाहिए। लेकिन बेसिकली जो है वो या तो आइसो होगा या फिर थोड़ा सा कम होगा, ये कंटेंट रखते हैं। ठीक, सेकेंड जो पॉइंट है वो है आपका इट शुड बी द मोलर रेशियो शुड बी मोलर रेशियो ऑफ द ग्लूकोज शुड बी इक्वल टू द सोडियम नॉट एक्सीड टू द 110 मिलीमोलर। जो ग्लूकोज हम ऐड करते हैं हमारे ORS में, उसका जो मोलरिटी रेशियो है वो सोडियम के इक्वल होना चाहिए, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अगर सोडियम के साथ दे रही हैं तो एब्जॉर्ब करेगा ही, लेकिन जो सोडियम हमारे बॉडी के अंदर में भी है उसको भी इंटेक्ट करके वो एब्जॉर्प्शन में बढ़ाता है। लेकिन जो उसका रेशियो है या उसका जो कंटेंट है वो 110 मिलीमोलर से अधिक नहीं होना चाहिए आपके ग्लूकोज का। ठीक है, मैक्सिमम। ठीक, उसके अलावा जो पोटेशियम है वो आपके होता है 15 to 25 मिलीमोलर और जो बाइकार्बोनेट है वो होता है आपका 8 to 12 मिलीमोलर। अब ओरल ORS के जो कंपोजिशंस थे उनके फार्मूला जो हैं WHO के थ्रू आता है। तो फर्स्ट जो है वो 1984 पे डिस्क्राइब किया था, जो एक तरीके से हाइपर ऑस्मोलरिटी था। उसका जो ऑस्मोलरिटी है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 310 मिली ऑस्मोल पर लीटर। हाइपर था, थोड़ा सा ये हाइपर था। ठीक है, उसकी जो बात करें कंपोजिशन की, तो नेट कंटेंट जो है सोडियम का होता है 90, पोटेशियम का होता है 20, क्लोराइड का होता है 80, आपका सिट्रेट होता है आपका 10 और ग्लूकोज होता है 110 मिलीमोलर। ठीक है, जो ओवरऑल था आपका 310 मिली ऑस्मोल पर लीटर, जो कि हाइपर था। ठीक है, बट आज के डेट में उसको चेंज कर दिया गया है। इसके अलावा जो कार्बोनेट का यूज़ है उसको कम करके हम लोग सिट्रेट यूज़ करते हैं। दोनों ही बेस हैं ताकि जो आपके एसिडोसिस होता है वो कम हो सके। प्लस अगर हम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं तो कार्बोनेट जो हैं इस ग्लूकोज के साथ में इंटेक्ट करता है, परफ्यूरल रिंग्स बनाते हैं और एक तरीके से केकिंग फॉर्म करता है आपके पाउडर को, जो सेल्फ लाइफ है उसको कम करता है, प्लस ब्राउनिश अपीयरेंस शो करता है। तो इसलिए इसका जो इंट्रैक्शन है प्रॉपर्ली नहीं था ग्लूकोज के साथ में, इसलिए वो इनकम्पेटिबिलिटी था ग्लूकोज और आपके बाइकार्बोनेट। इसलिए हम बाइकार्बोनेट को रिप्लेस करके सोडियम ट्राइसोडियम सिट्रेट यूज़ करते हैं एज ए बेस, ताकि जो एसिडोसिस कंडीशंस हैं वो कम हो सके। ठीक है, अब जो नया फार्मूला है जो अभी करंटली बना है
उसके हिसाब से ये जो कंपोजिशन है वो आपकी लो ऑस्मोलरिटी हैं, जो आपके रिक्वायरमेंट हैं आपके 290 प्लाज्मा का जो होता है उससे थोड़ा सा ये आपका कम होता है, वो होता है अप्रोक्सीमेटली 245 का। ठीक, तो ये दिखा गया कि अगर हम इसको कम करते हैं तो जो इफेक्टिवनेस हैं वो इजीली बढ़ जाते हैं, तो बेहतर है कि हम लोग हाई इफेक्टिवनेस पे काम करें। उसका जो कंपोजिशन है वो होता है इनिशियल हम लोग यूज़ करते हैं 2.6 ग्राम, KCl 1.5 ग्राम, ट्राइसोडियम सिट्रेट 2.9 ग्राम, ग्लूकोज 13.5 ग्राम और वाटर 1 लीटर में हम इसको डिज़ोल्व करते हैं। ठीक है, एक बार आपके पास अगर ORS होगा, इलेक्ट्रॉल होगा, उसको आप देखिए कि कंपोजिशन उसमें क्या है, तो आपको इजीली समझ में आएगा किस तरीके से ये डिज़ाइन होता है और ये कब का है, ओल्ड है या न्यू है। ठीक है, तो जो नेट कंटेंट होगा वो होगा आपका सोडियम 75 जो पहले 90 था, पोटेशियम 20, क्लोराइड 65 जो 80 था, सिट्रेट आपका 10, ग्लूकोज 75। ठीक है, तो इनका जो ओवरऑल ऑस्मोलरिटी है वो था 245 मिली ऑस्मोल पर लीटर। क्लियर है। अब इसका जो यूजेस हैं, बेसिकली ये एंटी डायरियल ड्रग नहीं है, ये डायरिया को स्टॉप नहीं करता, बट डायरिया की वजह से जो वाटर इलेक्ट्रोलाइट का लॉस है उसको रिस्टोर करता है। तो जो डायरिया की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, डिहाइड्रेशन का जो कंडीशंस हैं, उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको ये ठीक करता है। इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हम लोग फ्रिक्वेंटली जो बात करें तो 1 से आधा घंटे या 1 घंटे के इंटरवल पे हम इसको ले सकते हैं ओरली, इन केस ऑफ 5 to 75% लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, अगर पूरे बॉडी से 5 to 75% मिल्ड टू मॉडरेट कंडीशन में अगर लॉस कर रहा है तो हम इसको ले सकते हैं। बात करें बच्चों में हम इसको इन्फ्यूज़न करते हैं 5 ml पर kg पर हावर 2 to 4 हावर के लिए हम लोग कंटिन्यूसली देते हैं। ठीक है, इसका जो यूज़ है हम डायरिया में तो करते ही हैं, कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए, डायरिया को ठीक नहीं करता, डायरिया की वजह से जो लॉस होता है उसको ठीक करता है, याद रखिए। इसके अलावा हम करते हैं डिहाइड्रेशन पे, हीट शॉक पे, आपके पोस्ट सर्जिकल लॉस ऑफ द फ्लूइड्स पे हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है बच्चों की बात करें, हम लोग जिंक सप्लीमेंट जो हैं यूज़ करते हैं, जिंक इन द पीडियाट्रिक डायरिया। सो जिंक सप्लीमेंट्स विद द लो ऑस्मोलरिटी ORS में इफेक्टिवली रिड्यूस द एक्यूट डायरिया इन चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर। तो 5 ईयर से कम बच्चा है तो उसको हम जिंक सप्लीमेंट देते हैं। अगर वो 0 to 6 मंथ का है तब उसको हम 10 mg पर डे देते हैं, और अगर 6 से 60 मंथ का है तो उसको हम 20 mg पर डे डोज देते हैं 10 से 14 दिन के लिए। इससे क्या होगा, इससे जो है एक तो जो डायरिया, एक्यूट डायरिया है वो तो ठीक होगा ही, उसके अलावा जो रिकरेंस है डायरिया का वो भी कम होता है, 2 से 3 महीने तक डायरिया फिर उसको नहीं होता है। इसका जो पाथवे है, मैकेनिज्म में क्या होगा, जिंक बेसिकली डिक्रीज द और इनहिबिट द साइक्लिक AMP डिपेंडेंट इंटेस्टिनल क्लोराइड सिक्रीशन। जो आपने देखा था साइक्लिक AMP, साइक्लिक GMP जो है इंटेस्टिनल क्लोराइड सिक्रीशन को इन्हेंस करता है, उसको ये इनहिबिट करता है, उसकी वजह से जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और वाटर कम होता है। सो दीज आर द बेसिक्स थेरेपी ऑफ द ORS और ORT। And if you like my videos, please press the like button. If you want to know this lecture, please take a screenshot in last, and please share my videos, subscribe my channel, and in last, thank you, keep watching.